बुआ जी प्लीज़ मत रोइए। अरे क्यों नहीं रोऊं बहू, हर बार ऐसा होता है मेरे साथ। मैं जब भी मायके आती हूँ भाभी का बर्ताव मेरे खिलाफ ऐसा ही रहता है। खुद की बेटी को तो लात लात कर देती हैं और मुझे देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं रहता। अपनी भाभी उर्मिला जी को कोसते हुए लगातार रोई जा रही थी अनीता बुआ, और उमा लगातार अपनी बुआ सास को चुप कराने में लगी हुई थी। बुआ जी प्लीज़ चुप हो जाइए, माँ जी आएंगी तो मैं उनसे खुद बात करूँगी। अरे नहीं बहू, तुम तो भाभी के सामने कुछ कहना भी मत, नहीं तो बोलेंगी एक दिन के लिए मैं गई नहीं कि मेरी बहू को मेरे खिलाफ चढ़ा दिया। तुम उन्हें कुछ भी मत कहना, तो फिर मेरा मायका आना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम तो नई नई आई हो, तुम्हें नहीं पता, मैं जानती हूँ ना। माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने मेरा मायका छुड़वाने की पूरी कोशिश की। वो तो गलीमत है भैया, जिनके चलते मैं मायके में चली आती हूँ। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। जितना मैं माँ जी को जानती हूँ उनके मन में आपको लेकर कुछ भी नहीं है। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। बहू, कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है। तुम्हें पता नहीं है, माँ बाप के जाने के बाद ये मुश्किल से एक साड़ी देकर विदा कर देती हैं, वही बड़ा एहसान होता है इनका मेरे ऊपर। लेकिन मुझसे पूछो, मैं यहाँ से जाती हूँ अपने ससुराल के लोकल मार्केट में उतर के कम से कम 5,000 का सामान खरीदती हूँ। इसके बाद ससुराल जाती हूँ ताकि बहू देखकर मुझे ताने ना मारे। भाभी को कौन बताएगा, बस इज्जत की खातिर चुप रहती हूँ। सरासर झूठ बोल गई अनीता बुआ। उमा मन ही मन सोच हैरान थी, इतनी उम्र में भी कौन देखता है मायके से क्या आया क्या नहीं आया। हो सकता है भाई इनकी बहू देखती हो। कुछ सोचते हुए उमा ने कहा, नहीं बुआ जी, अब ऐसा नहीं होगा। माँ जी आएंगी तो मैं उनसे बात जरूर करूँगी। असल में अनीता बुआ ने आज सुबह ही देखा कि उनकी भाभी उर्मिला ने अपनी बेटी की सुबह सुबह ही विदाई की थी। इसके बाद से ही एक दिन के लिए वो मायके चली गई। भतीजी की विदाई देखकर, विदाई में दिए हुए सामान को देखकर, उसकी साड़ी कपड़े को देखकर अनीता बुआ के सीने पर सांप लौट गया। बस तभी से उनका ये नाटक शुरू हो गया था। उर्मिला जी के जाते ही वो उमा से रो रो कर उर्मिला जी की शिकायत किए जा रही थी। बेचारी उमा भी मुश्किल से 1 साल पहले ही आई थी। 1-2 बार ही उसकी अनीता बुआ से भेंट हुई थी। अनीता बुआ के बारे में उसे पहले से कुछ भी नहीं पता था। असल में अनीता बुआ स्वभाव की बहुत ही लालची थी। जिंदगी के 60 बरस देखने के बाद भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ था। मायके आई तो अभी भी नई नवेली दुल्हन की तरह विदाई चाहिए होती थी। बस भतीजी की विदाई देख कलेजे पर सांप लौट रहा था, और इसी के लिए वो उमा के सामने रोने धोने का नाटक कर रही थी ताकि जब तक उर्मिला जी आए उमा उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दे। खैर, सास के ना रहने पर बुआ सास की बातें सुन सुनकर उमा ने उनकी खूब सेवा की। उनके मनपसंद का खाना बनाया, रात को तेल लगाकर पाँव भी दबाए, उनके सारे दुख सुने। सारे दुख में बुआ जी ने बस उर्मिला जी की शिकायत ही की। अगले दिन उर्मिला जी भी आ गई। उर्मिला जी को देखते ही अनीता बुआ एकदम नॉर्मल हो गई। बड़ी ही प्यार से भाभी से बातें करने लगी, उनके मायके का हाल चाल पूछने लगी, उनके साथ बैठकर चाय पी। उमा को ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। कल तक तो बुआ जी बड़ी नाराज थी, रो रही थी, आज अचानक से ही माँ जी को देखते ही नॉर्मल हो गई। फिलहाल जो भी हो, उमा ने मौका देखकर उसी रात को अनीता बुआ की सारी बातें अपनी सास को बता दी। सारी बात सुन कुछ सोचते हुए उर्मिला जी अगले दिन सुबह सुबह ही एक पेन और कॉपी लेकर अनीता जी के पास गई और बोली, दीदी ये लो कागज और कलम। आपके घर में जो जो सामान नहीं है, जो जो चीज नहीं है, आप वो सब लिख दो, मैं वो सब आपके लिए मंगवा दूंगी। इतना सुनते ही अनीता बुआ हैरानी से भाभी का मुंह देखते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो इसलिए दीदी कि आपको चाहे मैं कितना भी दे दूं, आपका पेट कभी भरने वाला नहीं है। आपने जो कल मेरी बहू को बताया था, उसने वो सब कुछ मुझे बता दिया।
आपको क्या लगता था आप मेरी बहू को मेरे खिलाफ भड़का दोगी, ताकि कल को वो अपनी ननद को कुछ भी देने से पहले सोचने लगे, लड़ाई करने लगे? जीजी, मैंने आपको क्या नहीं दिया, कब नहीं दिया? आप ये बताइए। आपकी शादी से लेके तीज से लेके छोटे छोटे त्योहार पर भी मैंने आपको नहीं भेजा सगुन? गाड़ी भेज के मैं आपको बुलवाती थी, रखती हूँ, सेवा करती हूँ, आपकी पसंद की साड़ी देकर विदा करती हूँ। जीजी, हर चीज़ की एक उम्र होती है। जब तक आप इस घर की अकेली बेटी थी और एक उम्र थी, तब तक आपको भी आपकी भतीजी की तरह ही सामान भर भर के देते थे। लेकिन अब आप 60 साल की हो गई हो, इतना सामान लेकर मायके से नई नवेली दुल्हन भी नहीं जाती जितना आप इस उम्र में सोच रही हैं। और आपको आग कहाँ से लगी है ये भी मैं बता देती हूँ ना। आपने अपनी भतीजी को देखा विदाई होते हुए, उसका सामान देखकर आप पागल हो गई? तो दीदी जरा ये सोचिए, अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है। अगर आप उसकी बराबरी करने लगेंगी तो कैसे चलेगा? आप एक बार सोचो, आपकी भी जब नई नई शादी हुई थी तो आपकी विदाई ऐसी नहीं होती थी। लेकिन वो तो आपको दिखेगा नहीं। आप तो अभी की बराबरी करेंगी, वो आपकी बेटी की उम्र की है। लेकिन कंपटीशन चालू ही रखेंगी आप। वो भी 60 साल की हो जाएगी तो उसको भी बहू ऐसे ही विदाई करेगी जैसे कि मैं आपकी विदाई करती हूँ। भाभी के मुंह से इतनी सारी बातें सुन अनीता बुआ शर्म से पानी पानी हो गई थी। नजरें नीचे किए, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो भाभी को क्या बोलें, कैसे बातें करें। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बहू ने सब कुछ अपनी सास को बता दिया। वो तो बस बहू को ऐसे ही बोली बोलकर 1-2 साड़ियाँ बिना सास को बताए लेना चाहती थी, लेकिन बहू ने ऐसा किया ही नहीं। यहाँ तो उनकी दाल ही नहीं गली। अब क्या करूं? तभी फिर से उर्मिला जी की आवाज़ आती है। दीदी, फ़ोन करूं मैं? आपकी बहू से पूछूं क्या क्या सामान लेकर जाती हो आप? मैं मंगवा देती हूँ। और वैसे भी आप अपना छोड़ो, आप अपनी बहू का ही बता दो। 10 साल हो गए ना उसे आए हुए। जितना आप बता रही हैं उतना वो लेकर आती है क्या अपने मायके से? जी, मेरे कहने का मतलब मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन आपके मन में जो ये पाप आ गया ना, इसे हटाना चाहती हूँ। ऐसा कभी हुआ है आपने किसी चीज़ के लिए बोला हो और मैंने नहीं दिया हो? लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ गई, भाभी कितना भी कर ले ननद कभी खुश हो ही नहीं सकती हैं। मैंने आपको ननद नहीं बेटी की तरह माना था, हर जगह आपके साथ खड़ी रहती हूँ। इसके बावजूद भी आपने मेरा ही घर बर्बाद करने की कोशिश की। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैंने बहू से मजाक में कहा था। अनीता बुआ की बात सुन और उनका उदास चेहरा देख उर्मिला जी को लगा कि अब शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, दीदी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा मजाक नहीं, ऐसा मजाक नहीं करते। आपको नहीं पता आपके इस मजाक से मेरी बहू के ऊपर भी असर पड़ेगा। उसकी ज़िंदगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी सब बर्बाद हो जाएगा। ये मजाक नहीं, कलेश वाली बात हो जाती है। और एक बात और, आप अपने भैया की वजह से आती हैं। दीदी, वो तो आपके भाई हैं, आप तो कभी कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन सच बताऊं तो आपके भाई की चलती ना तो आज आपका मायका छूटे कितने साल हो गया होता, मुझे खुद नहीं पता। वो तो मैं हूँ, आपको अपने दम पर बुलाती हूँ। आपके भाई आपको ही क्या, खुद की बेटी की जिम्मेदारी नहीं ले पाते। उन्हें अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलता। दीदी, अगर मैं आपसे जलती और आपको ढेर सारा सामान देकर विदा करती, पीठ पीछे आपकी शिकायत करती, आपके आने पर मुंह बना लेती, आपको मायके ना बुलाना चाहूँ, तो आप सामान लेकर खुश रहोगी कि मैं प्यार से आपको मायके बुलाकर आपकी सेवा करती हूँ? एक ही साड़ी देती हूँ, लेकिन मन से देती हूँ, आपकी पसंद की देती हूँ। वो पसंद है आपको? दीदी, जब तक आप घर की अकेली थी तब तक हमने आपके ऊपर खर्च किया। अब आपकी भतीजी भी हो गई है, उसकी भी शादी हो गई है, उसको भी देखना है। अगर मैं ही अपनी बहू की बराबरी करने लगूं तो ये उचित रहेगा? उर्मिला जी की बातें सुन सुनकर अनीता शर्म से गड़ी जा रही थी। आज उन्होंने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली।
पेन और पेपर को एक साइड में हटाते हुए बोली, भाभी माफ़ कर दो मुझे, थोड़ा सा बहक गई थी मैं, भूल गई थी कि आपने सच में मुझे एक माँ जैसा प्यार दिया है। और इतनी उम्र में भी मायके में आप मुझे अपनी बेटी की तरह हर तीज पर, त्योहार पर बुलाती हैं, फ़ोन करती हैं, हाल चाल लेती हैं। मेरा मायका बना हुआ है, आप लोगों का प्यार बना हुआ है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए और बेटे से कह के मुझे आज ही मेरे घर भिजवा दीजिए। नहीं दीदी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप तुरंत अपने घर चली जाओ। आप जितने दिन के लिए आई हैं, मैंने आपको बुलाया है, आप उतने दिन रह के ही जाओगी। और इन सब बातों से इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में आपके लिए कड़वाहट आ गई है। दीदी, मैं तो बस आपको ये बताना चाहती थी कि आपकी इन बातों का असर बहू के ऊपर भी होगा, उसके मन में भी गलतफहमियां हो जाएंगी। बस मैंने अपना घर बचाने के लिए ऐसा किया। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वैसे भी मैं आपकी भाभी हूँ, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा बोल ही सकती हूँ ना। कहते हुए मुस्कुरा पड़ी उर्मिला जी। भाभी का प्यार देखकर सच में रो पड़ी अनीता जी। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो चुका था।